एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन आईटी का आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल है। जी सर। तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के नॉलेज को कैसे प्रयोग करेंगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कंप्यूटर का जानकार नहीं, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, मोबाइल चलाना भी नहीं जानता हो, गांव का व्यक्ति, उससे किस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन आईटी का आज की तारीख में बहुत बड़ा आपने अभी तक अपने 5 साल के कार्यकाल में कितने फसल क्षति के प्रकरण अगर खेत में करंट लग जाता है तार से, बिजली के तार से, हाँ, है ना, और या फसल क्षति वहाँ होती है, तो वो आपके फसल क्षति में शामिल है कि आरबीसी 6? मुझे ये बताइए, साइकिलिंग करती हैं आप? इट इज नॉट अबाउट द बाइसिकल रेस। बुक है एक बहुत फेमस, किसने लिखी है, क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं महिला स्वास्थ्य के लिए। मैं कमिंग सर? यस, बैठिए नमस्ते। 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 हाँ जी। ज्योतिषना, जी सर। गुड, नाइस यूनिक नेम, और ज्योतिषना कौशलवार। ओके, यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जी सर। पचोर, राजगढ़। Good, and you went to Sagar for doing this electronics engineering. जी Why? सर, सागर कॉलेज में। तो ये कहाँ पर है भोपाल, सागर कॉलेज? कहाँ पर? भोपाल, भोपाल में। अच्छा अच्छा SIRT, SIST ऐसे कुछ है अच्छा ना? अच्छा अच्छा, गुड गुड। चलिए मैं ये पूछूं कि चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन आईटी का आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल है। जी सर। तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के नॉलेज को कैसे प्रयोग करेंगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कंप्यूटर का जानकार नहीं, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, मोबाइल चलाना भी नहीं जानता हो, गांव का व्यक्ति, उससे किस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी? ओके सर। सर, सबसे पहले इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। तो जो भी हमारा संस्थान रहेगा उसमें अगर कोई भी नीति है, जैसे कि अगर साइबर तहसील चल रही है या फिर हम देखें वो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, इससे संबंधित जानकारी को हमारे यहाँ जो भी नोटिस बोर्ड है वहां पे चिपकाया जाए और संबंधित व्यक्ति को इस बारे में जानकारी हो। और दूसरा, जैसे कोई भी शासन की योजना है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, यदि व्यक्ति अनभिज्ञ है तो मेरा अधीनस्थ जो भी अमला है वो मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि मैं उसको बोलूं कि यदि व्यक्ति बिल्कुल जानकार नहीं है तो उसको पूरी प्रक्रिया बताई जाए, उसके फायदे बताए जाए और उसके अनुसार किया जाए। मतलब फायदे बताने के लिए वो गांव-गांव भेजेंगी आप सबको? सर, अपना काम छोड़ दो, अपना काम छोड़ के और गांव में जाओ। आप बोलेंगी पटवारी को कि तू छोड़ दे जमीन की नफ्ती करना, तेरे पास जितने भी लोग आए हुए हैं सीमांकन कराने, उनको छोड़, पहले अपने गांव में घूम और जागरूकता फैला। सर, पटवारी का काम ही गांव में जाकर कार्य करना है मूल रूप से, और शासन की जो योजना है वो विकेंद्रीकृत है और व्यक्ति को लाभ पहुंचाना ही मूल दायित्व है। तो स्पेशली गांव में तो जाना ही होगा, कार्य करना ही पड़ेगा। जो भी प्रायोरिटी रहेगी उस तात्कालिक स्थिति में उस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए, एक प्रायोरिटी आपके सामने आ गई कि आप एक अनुभाग में एसडीएम हैं। जी सर। वहां पर अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव घोषित कर दिए हैं। जी। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार के चुनाव प्रदेश में कराता है? शी इज ऑलरेडी पटवारी। अच्छा, हाँ। जी सर। सर, राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों से संबंधित चुनावों को संपन्न करवाता है, नगरीय निकाय के चुनाव भी संपन्न करवाता है। अच्छा। तो यदि चुनाव का दायित्व आपको दे दिया जाए, एज अ रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम होता है इसमें, जी, तो आप किस प्रकार से जो है
उस चुनाव को जो है मैनेज करेंगी जब कोई एक अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म भरने आ रहा है हम्म, और एक बहुत बड़े जुलूस के फॉर्म में आपके पास में आ रहा है और उसमें ऐसा लगता है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी हम्म, खराब होने की आशंका है। जी सर। सर यदि ऐसी स्थिति बनती है तो पहले ही इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाए जाए कि कितने व्यक्ति नामांकन फॉर्म सबमिट करने के लिए कार्यालय के अंदर आ सकते हैं, बाहर कार्यालय के कितने भी व्यक्ति रुक सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्थिति खराब हो सकती है तो जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बाहर कार्यालय में नियुक्त की जाए। तो अभी ऐसा कोई नियम नहीं है अभी। सर रहता है, जो मूल जहाँ पर निर्वाचन आयोग मतलब जहाँ पर फॉर्म सबमिट करते हैं वहां पर निश्चित व्यक्ति ही आ पाते हैं उस रूम में। और क्या ऐसे समय जुलूस निकालने की परमिशन की आवश्यकता होती है या नहीं होती कुछ? सर परमिशन की आवश्यकता होती है। क्यों? सर क्योंकि आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाना होता है और उसका उल्लंघन ना हो, इसके लिए जानकारी आवश्यक है कोई भी जुलूस निकाला जाए। अच्छा, आपने भारतीय न्याय BNSS सुना है आपने? जी सर। तो BNSS में 144 जी सर। धारा 144 जी सर। जो सबसे प्रिय होती है जी। नॉर्मली प्रशासन को, इसका क्या इसको कुछ चेंज कर दिया या सेम ही है? सर धारा का नाम क्या परिवर्तन किया ये मुझे नहीं पता है, और बाकी जो प्रक्रिया है और उसके जो उद्देश्य था वो सेम। अच्छा, तो BNSS आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे कहीं भी? सर निश्चित रूप से कुछ उद्देश्यों को लाकर देखकर BNSS लाई गई है, परिवर्तन किया गया है, तो प्रभाव तो क्या उद्देश्य, वही तो मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या उद्देश्य है इसके? सर अभी जो नई संहिता लाई गई है इसका उद्देश्य न्यायिकों को न्याय सुनिश्चित करवाना है, जो पुरानी जो मूल धारणा थी औपनिवेशिक काल की उससे मुक्त करवाना है, और जो प्रक्रिया है उसे नागरिक केंद्रित करना है। आपने भारत का नक्शा देखा है आपने? जी देखा है। भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका जरूर दिखाया जाता है, देखा ना आपने नक्शा? जी सर। साइज में श्रीलंका एक छोटा सा, जी। भाई श्रीलंका को ही क्यों दिखाते हैं, बाकी और देशों को क्यों नहीं दिखाते? सर इसका लॉजिकल रीजन मुझे नहीं पता है, माफी चाहूंगी। भारत का झंडा देखा है आपने? जी सर। भारत के झंडे में रंग कितने होते हैं? सर 3 रंग है। 3 रंग। 3 प्राथमिक रंग है और एक और रंग होता है जो द्वितीयक रंग है। हाँ? सर एक और नीला रंग रहता है, वो द्वितीयक रंग होने के कारण उसे काउंट नहीं किया। अच्छा, बीच का रंग कौन सा है? सफेद रंग। सफेद। क्या इसका क्या मतलब किसी के दिमाग की उपज है कि सफेद रंग बीच में डाल दो, सर या ऑरेंज सबसे ऊपर आ गया, ऑरेंज को नीचे डालना चाहिए था, क्या फर्क पड़ जाता? ऑरेंज को नीचे भी किया जा सकता था नंबर 3 पे, ग्रीन को नंबर 1 पे कर देते या व्हाइट को नंबर 1 कर देते, ग्रीन बीच में कर देते। कोई सिग्निफिकेंस है इस कलर का? सर सभी रंगों के अलग अलग सिग्निफिकेंस है। सफेद रंग शांति का परिचायक है। तो शांति बीच में होना चाहिए, शांति सबसे ऊपर होना चाहिए? सर शांति जरूरी है जीवन में। अच्छा, तो नहीं तो उसे बीच में क्यों रखा? माय क्वेश्चन इज दिस। माफी चाहूंगी। पढ़िएगा उसको। राष्ट्रगान जानते हैं आप? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों में क्या अंतर है? सर राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इसको 52 सेकंड्स गाने में लगते हैं, और जबकि राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है और इसको 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, और किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगान गाया जाता है जबकि इसके अंत में राष्ट्रगीत गाया जाता है। किसी भी कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगीत गाया जाता है? हाँ सर। देखा है आपने कभी? सर राष्ट्रगान मैंने बिल्कुल देखा है। अच्छा, तो राष्ट्रगीत नहीं गाया जाता है, पर ये क्लियर नोटिफाई नहीं किया कि वो अंत में ही हुआ है हमेशा। अच्छा। एक और शब्द अब जो है लगातार आता है, झंडा वंदन
और झंडा फहराना। जी सर। आता पेपर में न्यूज आती, फला मंत्री जी ने झंडा फहराया जी या झंडा वंदन, क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? ये शब्द के चेंज होते रहते हैं आपस में, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, या अलग अलग है दोनों? सर दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। हम्म, जो 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है उसमें झंडा वंदन कार्यक्रम किया जाता है और इसमें झंडे को नीचे से ऊपर खींच के ऊपर पूरा फहराया जाता है, पहले वो बंद रहता है। जबकि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम आयोजित होता है उसमें झंडा खुला हुआ ही होता है, उसको फहराना कहते हैं। मतलब पहले से नहीं पहले से फहरा देते हैं उसको। नहीं सर, उसको व्यक्ति फहराता है जो भी मतलब वहां पर माननीय कर रहे हैं। तो नीचे से ऊपर नहीं जाता है उस दिन? हाँ सर, उसे खोला नहीं जाता है, ऐसा कह सकते हैं। उस दिन बंद रहता है 15 अगस्त वाले जो प्रोग्राम है। हो सकता है मैं गलत हूँ मैम। बंद रहता है मतलब कंफ्यूज, आप कुछ कंफ्यूजन है आपको कुछ? सर बंद से आशय ये है कि वो जो झंडा रहता है उसको बंद रखा जाता है और नीचे से ऊपर फहराया जाता है, क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता हमें मिली थी तो हमारे ब्रिटेन का झंडा हटाकर भारत का झंडा ऊपर फहराया गया था। ठीक है। यदि मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं, जी उसमें से 2 पक्षियों ने उस पेड़ पे से उड़ने का डिसीजन ले लिया, अब पेड़ पर कितने पक्षी बचे? सर 5 पक्षी उपस्थित हैं, अभी डिसीजन लिया गया है, उड़े नहीं। जी ठीक है। एक और प्रश्न, यदि आप एसडीएम बन जाती हैं और आपके पास ये सूचना आती है कि जिस अनुभाग में आप हैं वहां पर 2 घरों में आग लग गई है, एक घर गरीब का है, एक घर अमीर का है, जी सर। क्या करेंगी आप? सर दोनों घरों में वो अग्निशमन सेवा पहुंचाई जाएगी बंद करवाने के, आग बुझाने के लिए। पुलिस को नहीं भेजेंगे पहले आप? जी सर, सभी को पहुंचाया जाएगा। प्राथमिक रूप से मेरा अग्निशमन सेवा पर ज्यादा केंद्र है। थैंक यू मैम। ज्योतिष्ना, जी मैम। तो आप ऑलरेडी पटवारी हैं, इंजीनियर भी हैं, यस। तो प्राइवेट जॉब्स को छोड़ करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाहती हैं? मैम मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल सर्विस में आने का सोचा था और मैं खुद एक वंचित तबके से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी इच्छा है कि जो सेवाओं से लेकर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाई हूँ, बहुत सारी परेशानियों को देखकर मेरी जैसी ऐसी और लोग परेशानी ना देखें, उनको अच्छे से नागरिक केंद्रित होकर सेवाएं प्रोवाइड की जाए। अच्छा, तो आप पिछले 5 साल से पटवारी के तौर पे काम कर ही रही हैं, जी मैम। तो जो उद्देश्य लेकर के आप यहाँ आई थी, तो आपको लगता है आप वो पूरा कर पा रही हैं? जी सर मैम। नागरिक सेवा केंद्र में रखते हुए आप अपने कार्य कर रही हैं पिछले 5 साल से? जी मैम, मेरे को जो पावर अलॉट है और जो मेरे दायित्व है मैं बहुत अच्छे से निभान कर रही हूँ। तो कहाँ-कहाँ पदस्थापना रही है आपकी? मैम राजगढ़ तहसील में पहले खिलचीपुर पर रही है, उसके बाद पचोर तहसील में रही है और हल्के निरंतर चेंज हुए हैं। तो आप नागरिकों की सेवा करने के लिए गई हैं, तो अपने हल्के में आप कितने दिन उपस्थित रहती हैं? मैम अब वैसे जो रूल के अनुसार 2 दिन तो जाते ही हैं, किंतु आज का समय जो दौर बहुत परिवर्तित हो चुका है, जैसे अभी राजस्व 2.0 अभियान चल रहा था, उसमें हमें प्रतिदिन वहाँ जाना पड़ रहा था, क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसे हैं वहाँ जाके नहीं किए जा सकते। जनरली ये देखने में आया है, अनुभव भी मेरा यही है कि पटवारी जो है वो अपने हल्के में उपस्थित नहीं रहना चाहते हैं, है ना? वो चाहते हैं कि हम इधर-उधर रहें, बहुत जब ज़ोर दिया जाता है, जब निरीक्षण करने की बात आती है, तब वो जाते हैं, नहीं तो जनता तो उन्हें ढूँढती रहती है। तो आपने ऐसा किया, ऐसा तो नहीं किया है? मैम ये क्षेत्रवार भिन्नता हो सकती है, क्योंकि कहीं-कहीं वाक़ई में ऐसा होता है। जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पे पटवारी नहीं जाते हैं और वाक़ई में कृषक परेशान होते हैं। पर हमारे क्षेत्र में तो ऐसे पटवारियों के लिए क्या करना चाहिए जो नहीं जाते हैं मौके पर, अपने हल्के में उपस्थित नहीं रहते हैं? अगर आप एसडीएम हैं तो क्या कदम उठाएंगे आप ऐसे पटवारियों के लिए? मैम इसके लिए ऑलरेडी कार्य किए जा रहे हैं। शासन का खुद नियम है कि 2 दिन पटवारी उपस्थित हो। लेकिन वो कैसे सुनिश्चित होगा कि वो उपस्थित हैं?
एक सब डिवीजन में तो हंड्रेड्स ऑफ पटवारी हैं। जी अब एसडीएम जा जाके कितने एक दिन में 2-3 जगह जाएगा, हर जगह तो नहीं जाएगा, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि सभी पटवारी अपने हलके में बैठे हैं? मैम, एक ये हो सकता है जियो टैग फोटोज अपलोड किए जाए पहला, और इसको भी प्रयास किया गया, लेकिन पटवारी उसका विरोध कर देते हैं। हाँ, इसका विरोध तो किया जा विरोध सकता कर देते हैं कि नहीं, हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। नहीं मैम, वो पटवारी लोग गिरदावरी जैसे कार्यक्रमों में विरोध किया जाता है, बाकी 2 दिन में ऐसे विरोध नहीं किया गया। और बाकी ऑफिशियली ये भी हो सकता है अटेंडेंस ऑनलाइन वाला सिस्टम किया जा सकता है। क्यों अभी तक नहीं स्थापित हो पा रहा? हम तो, आप कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर भी हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करना चाहती भी थी, लेकिन पटवारियों के ही रेजिस्टेंस के कारण ये सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा है कि पटवारियों पर लगाम लगाई जा सके, और सरकार इसमें विफल है। क्या कारण आपको लगता है कि पटवारी ऐसी क्या ताकत है? और पटवारी के स्तर से मैं जो समस्याएं देखती हूँ वो ये नजर आती है कि पटवारी हमेशा कहता है कि हमारी फील्ड जॉब है और हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम पर डे आकर तहसील में अटेंडेंस लगाएं। इसके लिए ये किया जा सकता है, कुछ निश्चित दिन उसको हल्के में। नहीं, पटवारियों को तहसील में नहीं, मैं पटवारियों को फील्ड में, हर दिन वो फील्ड में जाए, लोगों की जो भी समस्या है, जमीन संबंधी दिक्कतें, उसको दूर करें। उसके लिए कैसे हम सुनिश्चित करें कि वो फील्ड पे जाए? ये हो सकता है पटवारी के जो ऑफिस है वो वही बना दिया जाए। वो तो है ही, आपको तो सरकार के आदेश ही है कि आपको वहां पंचायत भवन में बैठना है। जी मैम। बैठते हैं, नहीं बैठते हैं ना, वही जानना चाह रही हूँ। मैम, बैठते हैं पटवारी। आज आप ही मतलब अभी जो 2.0 अभियान कंप्लीट हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि 44 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अब और वो भी तरमीम जैसा कार्य, वो तो बिना फील्ड के संभव ही नहीं था। उसमें पर डे पटवारी को तो ये जाना तो ही पड़ा है। क्योंकि काम नहीं करते थे, इसीलिए जबरदस्ती एक अभियान बनाया कि आप जाके काम करो, अभी तक जो काम पेंडिंग रखा है आपने। मैम, ये हम ये नहीं कह सकते कि सभी पटवारी कार्य नहीं करते। यदि सभी पटवारी कार्य नहीं करते तो राजस्व विभाग की नींव अच्छा, पटवारी। एक बार तो मैंने ये तक देखा कि भाई बहन दोनों पटवारी हैं, तो हाँ। भाई अपनी बहन को जाने ही नहीं देता, तेरा भी काम मैं ही कर लूंगा, तू चिंता मत कर। या हस्बैंड वाइफ पटवारी है, तो वाइफ को कहते हैं तू घर में बच्चों को देख, मैं तेरा भी काम कर लूंगा। वो दोनों फील्ड के काम करते हैं, तो क्यों पटवारी पे हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? नहीं मैम, पटवारी ऐसा बहुत बड़ी मतलब शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कि अधिकारी के ऊपर वह जा सके। बिल्कुल भी उसको ऐसी पावर नहीं है और ना ही वो ऐसा कर सकता है। बिल्कुल उसके दायित्व को उसको निर्वहन करना ही पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी हम किसी पटवारी पे नियंत्रण नहीं कर पाए तो वो किया जा सकता है नियम के पटवारी ऊपर। के नियुक्त अधिकारी कौन है? अनुविभागीय अधिकारी। एसडीएम जी। है ना? तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो पटवारी कर सकते हैं और एसडीएम नहीं कर सकते? ऐसे कौन से कार्य हैं? हम्म। ये दोनों कार्यों में बहुत डिफरेंट है। पटवारी तो केवल और केवल प्रतिवेदन करता होता है। मौका स्थिति की जानकारी उन्हें देनी होती है और एसडीएम निर्णायक होता है। किसी कार्य में निर्णय लेने की शक्ति एसडीएम के पावर है। तो ऐसे कौन से काम हैं जो पटवारी कर सकते हैं, एसडीएम नहीं कर सकते? हाँ, तो यदि पटवारी के कार्यों को देखा जाए तो नामांतरण बंटवारा में जो रिपोर्टिंग है या मौका स्थिति का बजट जो है उसकी मूल जानकारी पटवारी ही देगा। तरमीम के कार्य क्यों वो। एसडीएम जाकर के, वो भी तो मौका मुआयना कर सकते हैं, मौका पे जाके पंचनामा बना सकते हैं। जी ऐसा मैम, नहीं है कि एसडीएम मैं नहीं बात कर पाएंगे, बिल्कुल मैम कि वो कर पटवारी सकते की हैं। रिपोर्ट के बिना काम ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। यही मैम, पर अधिकारी तो संभव है, वह सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरी पावर है। नहीं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो सिर्फ पटवारी कर सकते हैं, एसडीएम नहीं कर सकते? भू बार राजस्व बार वसूली का कार्य पटवारी ही करता है। गिरदावरी का कार्य पटवारी ही करता है। अभी भी गिरदावरी का कार्य पटवारी कर रहे हैं? अभी परिवर्तन हुआ है फिर इस बार क्यों आप कह रही हैं इसको? माफी चाहूंगी मैं। अभी भी मूल नंबरों में पटवारी कर रहा है, बटांकन के कार्यों में सर्वेयर कर रहा है गिरदावरी। गिरदावरी। जी। हम्म। और नक्शा तरमीम का कार्य पटवारी करता है और सीमांकन का कार्य पटवारी करता है। नहीं, जो कार्य पटवारी की आईडी से होने हैं वो तो हाँ। पटवारी ही करेगा ना, उसमें जी। एसडीएम कैसे करेगा? हम तो आप वही कार्य बताइए ना जो आप अपनी आईडी से करते हैं, पटवारी आईडी ही उससे उस कार्य जाएगी ना, एसडीएम के पास उसकी कोई आईडी नहीं है। जी। वही कार्य बताइए। हाँ, तो नामांतरण बंटवारे में कार्य पटवारी ही करेगा। और अभी शासन की जो छोटी छोटी योजनाएं जैसे सम्मान निधि हो गई या स्वामित्व वाली योजना है उनका कार्य पटवारी ही करेगा। आपने अभी तक अपने 5 साल के कार्यकाल में कितने फसल क्षति के प्रकरण बनाए हैं? हाँ, फसल क्षति के
मैम ऐसी फिक्स गिनती नहीं है, पर प्रतिवर्ष 15 तो से हर 20 साल आप वर्ष, अपना और जहाँ सीआर भी तो लिखते हैं ना, एसीआर, उसमें आप अपनी क्वांटिटी लिखते होंगे, इतने प्रकरण मैंने इस के किए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो? जी मैम, जब ऐसा है, जैसे कि हम देखते हैं जब पूरी फसल का वो हो गया था, और उस टाइम हम जब मुआवजा वितरण किया गया था, जो गांव के संपूर्ण कृषक थे, लगभग 400 कृषक थे, उस वर्ष पूरे ही कृषकों का फसल क्षति पत्रक बनाया गया था। और बाकी हर वर्ष 15 से 20 निरंतर बनाए जाते हैं, और आकस्मिक दशाओं में जो स्थिति बनती है, कभी कभी सर्पदंश के कारण मृत्यु होना या फिर बिजली के कारण मृत्यु होना, उनमें भी बनाए जाते हैं। अच्छा, अगर खेत में करंट लग जाता है तार से, बिजली के तार से, हाँ, है ना, और या फसल क्षति वहां होती है, तो वो आपके फसल क्षति में शामिल है कि आरबीसी 64 में? नहीं, करंट लगने के कारण यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसका जो भी कार्यवाही है, हम हमारे उच्चस्थ अधिकारी को रिपोर्टिंग कर देते हैं, किंतु उसका जो भी मुआवजा राशि है वो बिजली विभाग द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आरबीसी 64 में नहीं है वो? जी नहीं। क्या क्या प्रावधान है आरबीसी 64 में? अब फसल क्षति वाले प्रावधान है, और दूसरा पशु क्षति के कारण जो भी नुकसान होता है वो आएंगे, और तीसरा हम देखेंगे यदि बारिश में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह वाले प्रावधान आ जाएंगे, बहने के कारण या डूबने के कारण, और आकस्मिक मृत्यु जो होती है कुएं में कूदने के कारण, इस तरह के कितनी प्रावधान। कितनी सहायता राशि दी जाती है? जो मृत्यु वाले केसेस हैं उनमें 4 लाख सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है। फसल क्षति पत्रक में ये किसान की जोत के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और सरकार कितने परसेंट मुआवजा उस वर्ष में कितनी क्षति हुई है उस आधार पर भी निर्धारित होगा। ठीक है, अब आप 5 साल से तो पटवारी हैं ही, आप बनना चाहती हैं अब एसडीएम, तो क्या है पटवारी के चैलेंजेस जो एसडीएम को समझने चाहिए और वो समझते नहीं है, और आप फिर मीटिंग से जा करके बोलते होंगे, रे मैडम ये सब तो समझते ही नहीं है। क्या ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो पटवारियों के चैलेंजेस हैं जिनको उच्च अधिकारी नहीं समझ पाते हैं? ऐसे 2-3 चैलेंज मुझे महसूस हुए हैं। एक तो यह है, जब भी आकस्मिक विवाद की स्थिति बन जाती है, तो वहाँ पर पटवारी की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अभी भी हमने देखे हैं, निरंतर ऐसे केसेस हुए हैं कि वहाँ पे पटवारी पे हमला कर दिया गया है। हाल ही में राजगढ़ में भी ऐसा केस हुआ था, वहाँ पे पटवारी पे हमला कर दिया गया था, आरआई को भी चोट आ गई थी उसमें। और दूसरा केस ये है, जैसे भी शासन की कोई योजना आती है, उसमें पटवारी को ऐसी कोई जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए या जो अवसंरचना दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती है। बस तत्काल रूप से कहा जाता है कि आप तत्काल रूप से कार्यवाही कीजिए, जबकि इसके दुष्परिणाम लंबे समय तक पटवारी को ही भुगतने हो सकते हैं अगर वो जल्दबाजी में गलत कार्य कर देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर ऑलरेडी है, बहुत सारे इंजीनियर्स भी जा रहे हैं जी, है ना, एप्लीकेशंस यूज करना, समझना, ये तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। यस। कौन कौन से एप्लीकेशंस है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी लॉन्च किए हैं राजस्व विभाग के अलावा? राजस्व विभाग के अलावा कौन कौन से एप्स हैं? अभी जो रजिस्ट्री के लिए संपदा 2.0 परिवर्तन किया गया है, और ऐसे कौन से एप्स हैं जो आम नागरिक जिसको यूज करते हैं? आम नागरिक एमपी किसान ऐप है जो कृषक यूज करता है, और आम नागरिक के लिए मैं जैसे कोविन के टाइम पोर्टल यूज किया जा रहा था आम नागरिकों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और महिला बाल विकास विभाग का कोई? मैं माफी चाहूंगी। पुलिस विभाग का? पुलिस विभाग का डायल 100 वाला है। हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर? सोशल जस्टिस? समाज? एमएसएमई? माफी चाहूंगी। अर्बन डेवलपमेंट? हाँ, उसके लिए स्वच्छता का है। ठीक ठीक है ज्योतिषना, थैंक यू। थैंक यू। ज्योतिषना, ज्योतिषना का मतलब क्या होता है? ज्योत्सना का क्लरिकल मिस्टेक के कारण ज्योतिषना नाम। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, We were thinking this is very unique name. अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्लरिकल मिस्टेक है। जी। तो ज्योत्सना का मतलब क्या होता है? ज्योत्सना का अर्थ चांदनी। चांदनी। और कोई ज्योत्सना के नाम से कोई फेमस पर्सनालिटी है क्या? आपने किसी और का नाम सुना है कभी ज्योत्सना के नाम से? ज्योत्सना इंडिया में तो नाम तो इंडियन है ना? सुना। चलिए ठीक है। एक मुझे ये बताइए, साइकिलिंग करती हैं आप, इट इज नॉट अबाउट द बाइसिकल रेस, बुक है एक बहुत फेमस,
किसने लिखी है? माफी चाहूंगी। अच्छा, कोई साइकिलिंग में कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी? फेमस पर्सनैलिटी है, अ, ऐसे तो बहुत है। रोनाल्डो सिंह है, हमारे यहाँ के हैं, दिल्ली से नहीं है। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन है साइकिलिंग के लिए? अभी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें तेजाज पोगाकर का विजेता रहे हैं, जो फ्रांस टू डोर प्रतियोगिता हुई है, और उसमें डेनिस विंगेगार्ड भी फेमस है। अच्छा, क्या फायदे हैं साइकिलिंग के? वेल, साइकिलिंग से व्यक्ति एक्टिव रहता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और वजन कंट्रोल किया जा सकता है, हृदय और रोग जैसे वो भी नियंत्रण किए जा सकते हैं, और प्राकृतिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। हमारा जो ईंधन दहन है वो बचेगा, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में कमी आ सकेगी, और दूसरा जो संसाधन का अति दोहन हो रहा है वो नियमित हो पाएगा। अच्छा, मैम ने बहुत सवाल पूछे, काफी राजस्व विभाग में काफी मतलब कार्य की अधिकता है, जी। और पटवारी तो काफी बिजी रहते हैं। फिर आपने यहाँ तक आने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लिया? आप मेंस निकाल के इंटरव्यू तक आ गए, इट मीन्स कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैम, मैंने तो अपनी मतलब 2016 से ही प्रिपरेशन शुरू किया था, 2018 में भी इंटरव्यू दिया है, और मेरा तभी से रहेगा, और मैं निरंतर उसके मार्ग में तैयारी कर रही हूँ। और समय संभव है, यदि व्यक्ति कुछ करना चाहे तो निश्चित रूप से सब कुछ संभव है। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया फिर आपने? मैम, पटवारी के जॉब में अगर व्यक्ति 6 घंटे भी निरंतर अच्छे से काम करे तो कृषक भी बहुत खुश रहेंगे, अधिकारी भी खुश रहेगा, और व्यक्ति भी सेटिस्फाइड रहेगा। और 6 घंटे के पटवारी को तो कभी भी फील्ड पे जाना पड़ सकता है, जैसे अभी आपने बताया कि करंट लग जाने से हो जाता है, पशु क्षति हो जाती है, फिर कभी खेत में जाना पड़ रहा है, कभी गांव में जाना पड़ रहा है, कभी तहसील, मतलब यस। फील्ड इज लाइक कि इंसान अगर इतना इधर उधर घूमेगा तो इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि एनर्जी बचेगी ही नहीं। नहीं और मैम। जहाँ आप पोस्टेड हैं, पचोर, राजगढ़, ब्यावरा, इस वाली जगह पे, तो उतना ऐसा भी नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है, गांव गांव में जाने के लिए बड़ी कच्ची सड़कें हैं। नहीं मैम, मेरे क्षेत्र में तो ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई समस्या नहीं है। आप 30 मिनट में पहुंच सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं, और ये जरूर है कि पटवारी को कभी भी जाना आना सकता है, तो उसमें समय कोई सा भी हो सकता है। आप अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप मॉर्निंग में सुबह 4 से 8 घंटे पढ़ लेंगे, ये इस तरह से अगर समय प्रबंधन किया जाए तो निश्चित रूप से संभव। आपने मतलब दोनों ही चीजों को प्राथमिकताएं दी हैं। जी। अच्छा, महिला स्वास्थ्य से आप क्या समझती हैं? महिला अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए, उसके लिए भौतिक रूप से सक्षम हो और मानसिक रूप से सक्षम हो। अच्छा, तो क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं महिला स्वास्थ्य के लिए? तो प्राइमरी दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले पोषण महिला स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा जो है संस्थागत प्रसव बहुत ज्यादा जरूरी है, एमएमआर कम हो सके। और तीसरा ये हो सकता है कि महिलाओं को समझा जाए, उनको मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाए। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं महिला स्वास्थ्य से संबंधित, जी मैम। बताइए। तो जननी सुरक्षा योजना और और सबला योजना है। इसमें क्या होता है? मैम, उनको पूरक पोषण आंगनबाड़ी के थ्रू अच्छा, प्रोवाइड किया और जाता है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। ये तो सब आपने प्रसव वाली बताई है। जी। मैं पूछ रही हूँ जैसे मिशन इंद्रधनुष, यस मैम। इसमें कुछ है क्या? यस मैम, इसमें टीकाकरण अभियान है। इसके अच्छा। अंतर्गत महिलाओं को इसके अंतर्गत 12 प्रकार के टीके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।